नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। इस वक्त की खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से, जहां कमला नेहरू अस्पताल में बच्चों के वार्ड में कल आग लग गई उसके एक हिस्से में, जिसके बाद 4 बच्चों की जान यहां पर चली गई। आग लगने के कारणों का तो अब फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट एक वजह हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है। घटना की जैसे ही जानकारी मिली तो मंत्री विश्वास सारंग और डीआईजी इरशाद वली मौके पर पहुंचे। डॉक्टरों की टीम को भी अस्पताल बुलाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना को अत्यंत दुखद बताया है और इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं मृतक बच्चों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। 4 बच्चों की मृत्यु हुई है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पूरे मामले की जांच के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। एसीएस मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ मोहम्मद सुलेमान जी इसकी जांच करेंगे। जो बच्चे चले गए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उनको लाया नहीं जा सकता। 4 पर उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो स्वयं 10 मिनट के अंदर ही पहुंच गया था। हमने बच्चों को शिफ्ट किया। दूसरे 40 बच्चे थे, जिसमें से 36 सुरक्षित हैं। बच्चे हैं ऊपर और 3 घंटा से इंतजार कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, भैया एक जने चल जान दो, हमारे बच्चे बाहर हैं। और नहीं तुम नहीं जान दे रहे तो बच्चों हमें बता दो। आपके बच्चों जो आपको दुख नहीं होता? हम लोग इतने रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार। वो सुबह से अपडेट दे रहे हैं। अनुराग, आप पहले भी बता रहे थे कि इस तरह की घटना इस अस्पताल में पहले भी हुई है। यूं तो पूरा सब कुछ सच जो है जांच में पता चलेगा जब ये पूरी जांच होगी, लेकिन कहीं ना कहीं क्या अस्पताल की लापरवाही भी इसमें जुड़ी हो सकती है? बिल्कुल जया, क्योंकि ये दरअसल गैस राहत अस्पताल है कमला नेहरू, और इसमें एक हिस्सा जो है वो बच्चों के वार्ड को दिया गया है, जो पीडियाट्रिक वार्ड है, और इसी में SNCU यानी जो गंभीर रूप से बीमार नवजात बच्चे हैं और जिनकी मौत हुई है वो 1 दिन से लेकर 9 दिन के बच्चे हैं। जब वहां से उनको निकाला गया था, जो दृश्य दिखे वो बहुत ही अपने आप में बच्चों को लेकर डराने वाले थे। या कोई भी माँ बाप सिहर जाए, कोई भी अभिभावक सिहर जाए जब एक आप देखेंगे कि एक स्ट्रेचर पर 7 से 8 बच्चों को अफरा तफरी में। यहाँ पर डॉक्टरों की उस वक्त कम से कम कोई लापरवाही नहीं, उन्होंने भी अपने आप को पूरा झोंक दिया। पूरे जूनियर डॉक्टर्स एक स्ट्रेचर के पास 8-8, 10-10 जूनियर डॉक्टर्स, 50 के लगभग जूनियर डॉक्टर्स, प्रशासन के लोग, मंत्री, ये सब हमारी आंखों के सामने उन्होंने जरूर वहां से बच्चों को निकाला, उनकी मदद की। इस बात पर कोई शंका नहीं है, लेकिन जो गंभीर सवाल इस घटना के बाद उठे हैं, जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे कि इस अस्पताल में पहले भी शॉर्ट सर्किट की वजह से छोटे मोटे हादसे हुए थे। इसके बाद चेत जाना चाहिए था, क्योंकि अस्पताल के पास फायर NOC नहीं है, ऐसा सूत्रों ने हमें बताया। जो फायर हाइड्रेंट थे वो काम नहीं कर रहे थे। जो हर माले पर फायर एक्सटिंग्विशर हैं वो काम नहीं कर रहे थे। तो कम से कम इन चीजों में तो प्रथम दृष्टया ही अस्पताल प्रशासन और प्रबंधन की लापरवाही दिखती है। जो माँ बाप थे, अफरा तफरी का माहौल था, सब अंदर जाने की उसमें पुलिस से जद्दोजहद हो रही थी। तो समझ सकते हैं कि अगर सबको आने दिया जाता तो शायद स्थिति संभाल नहीं पाते जो भी अस्पताल प्रबंधन। अनुराग, क्योंकि यहाँ 40 बच्चे थे, 36 को सुरक्षित बचा लिया गया है, उनकी हालत कैसी है, वो कहाँ शिफ्ट किए गए हैं, फिलहाल वहाँ हालात कैसे बने हुए हैं? उसी अस्पताल के दूसरे माले पर जो एक और वार्ड बनाया गया था, चूंकि SNCU में सब कुछ जल गया है तो वहां पर उनको शिफ्ट किया गया है। अभी उनकी देखभाल की जा रही है। जैसा आप जानती हैं कि SNCU में गंभीर रूप से बीमार बच्चे ही भर्ती होते हैं, तो फौरन बता पाना कि अभी कैसे हैं वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चूंकि उनकी हालत ठीक नहीं थी तभी वो SNCU में भर्ती थे, तो उनका इलाज चल रहा है। जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां अहमदनगर के सिविल अस्पताल में लगी आग के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इसमें 2 नर्सों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है, जबकि 3 डॉक्टर्स और 1 नर्स को निलंबित किया गया है। निलंबित किए गए डॉक्टरों में जिले के शल्य चिकित्सक डॉक्टर सुनील भी शामिल हैं। इसके अलावा डॉक्टर सुरेश, डॉक्टर विशाखा को भी यहां पर निलंबित किया गया है। इस आग में 11 मरीजों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सरकार ने यहां पर मृतकों के परिवार वालों को मुआवजे का ऐलान किया था और साथ ही मामले की जांच के आदेश दिए थे।
और खबर श्रीनगर से, जहां लगातार आतंकी जो हैं वो टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं और एक बार फिर एक और वारदात को अंजाम दिया गया है। आतंकियों ने इस बार एक सेल्समैन को निशाना बनाया। कल आतंकियों ने मोहम्मद इब्राहिम नाम के शख्स की हत्या कर दी, जो एक कश्मीरी पंडित की दुकान पर सेल्समैन का काम करते थे। 24 घंटे के अंदर घाटी में टारगेट किलिंग की ये दूसरी घटना है। नजीर मसूदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। नजीर, इस घटना के बारे में बताएं। ये आतंकियों ने मोहम्मद इब्राहिम नाम के जो शख्स की हत्या की है उसके बारे में बताएं, और साथ ही आप बताएं कि लगातार क्या वजह है कि टारगेट किलिंग को रोका नहीं जा पा रहा है। शायद उसका बेहतर जवाब सुरक्षा फोर्सेस दे सकते हैं कि क्यों नहीं रोका जा रहा है, जबकि ये बार बार कहते हैं कि जो भी इनमें मुलव्वस हैं उनको मारा दिया गया है इनकाउंटर्स में, लेकिन उसके बावजूद भी ये घटनाएं हो रही हैं। और कल शाम मोहम्मद इब्राहिम जो एक सेल्समैन थे कश्मीरी पंडित के दुकान पे, वहां हमला हुआ जिसमें वो मारे गए और ये 24 घंटों में दूसरी घटना थी टारगेट अटैक की श्रीनगर शहर में। और इसके बावजूद कि पिछले 1 महीने में या 3 हफ्तों में बड़ी संख्या में सुरक्षा फोर्सेस को तैनात किया गया, 5000 से ज्यादा, पहले ही हजारों की तादाद में सुरक्षा फोर्स श्रीनगर की शहर में तैनात है। उसके बावजूद भी, गिरफ्तारियों के बावजूद भी, इनकाउंटर्स के बावजूद भी, सब कुछ जो सुरक्षा फोर्स दावा करते हैं उसके बावजूद भी ये घटनाएं रुकती नहीं है और बेगुनाह लोगों का इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे कल मोहम्मद इब्राहिम मारे गए, उससे पहले तौसीफ जो पुलिसमैन थे मारे गए, उससे पहले 11 जो बेगुनाह लोग थे उनको मारा गया पिछले महीने, जिनमें माइग्रेंट वर्कर्स और कश्मीरी पंडित और एक महिला थी उसको मारा गया। तो कुल मिला के जो सूरत हाल है अच्छी नहीं है, क्योंकि जब आम लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते हैं तो अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कैसे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नजीर इस पूरी जानकारी के लिए आपका। दिल्ली में हवा ही नहीं बल्कि जल प्रदूषण जो है उसका स्तर भी ठीक नहीं है। यमुना में लगातार दूसरे दिन जहरीला झाग आप देख सकते हैं तस्वीरों में। कल कालिंदी कुंज इलाके में झाग की परत देखी गई थी, जहां छठ पूजा के वक्त महिला श्रद्धालु डुबकी लगा रही थी। नदी में बड़े प्रदूषण पर दिल्ली में सियासत भी हो गई है काफी तेज, और कल यहां बीजेपी के नेता मनोज तिवारी पहुंचे थे। दिल्ली सरकार पर उन्होंने निशाना साधा था। वहीं दिल्ली के आसमान में भी स्मॉग की चादर नजर आ रही है। तो चाहे वायु प्रदूषण हो चाहे जल प्रदूषण, दिल्ली एनसीआर इस वक्त उसकी चपेट में है। सोमवार से छठ पर्व की शुरुआत हो गई। नहाए खाए की परंपरा के साथ श्रद्धालु महिलाओं ने ऐसी मैली यमुना में स्नान किया। यमुना का ये हाल डिटर्जेंट और जहरीले कचरे की वजह से हुआ है। पानी बहुत गंदा है, पानी झाग आ रहा है, बहुत गंदा पानी है, नहाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। गंदगी पानी से बीमार पड़ सकती हूँ, क्या करें ना, 4 बस करना पड़ता है। बहुत झाग भी है, एकदम बहुत सारे गंद हो रहा है, पूरा एकदम जंगल है, इधर उधर घास पतार बहुत है। छठ का मौका है और दिल्ली में पूर्वांचली बड़ा वोट बैंक है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बिना देरी किए मौके पर पहुंच गए। वो आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने यमुना साफ करने का वादा किया था, लेकिन साफ की जगह पानी को जहरीला बना दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री पहली बार जब बने थे अरविंद केजरीवाल, तभी बोला है और लगभग हर चैनल को बोला है कि हम अभी अभी आए हैं, लेकिन 5 साल दीजिए, जमुना में हम सबके साथ खुद डुबकी लगाएंगे। आइए डुबकी लगाइए ना अरविंद केजरीवाल। कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के न सिर्फ आस्था बल्कि जीवन से खिलवाड़ किया। जबकि दिल्ली सरकार इसके लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार की ओर से जो नदी की धारा दिल्ली की ओर छोड़ी जाती है, उस धारा के अंदर केमिकल्स, अनट्रीटेड वेस्ट, डिटर्जेंट्स जिससे झाग बनती है, वो पाए जाते हैं। हमने कई बार यूपी की सरकार को हाथ जोड़कर कहा, हरियाणा को कहा कि आप लोग ट्रीट कर वेस्ट वाटर को पूरी तरीके से ट्रीट कर उससे गंदगी हटाकर जो साफ धारा हो उसे नदी में छोड़े, नहीं तो नदी गंदी होगी। और साफ तौर पे आज डिटर्जेंट्स, अनट्रीटेड वेस्ट नदी में नजर आ रहा है। यमुना के अंदर जो पानी का झाग आपको दिख रहा है वो दिल्ली के लोगों ने नहीं छोड़ा है, हरियाणा ने छोड़ा है। हरियाणा में भाजपा की सरकार है,
तो ये क्यों छोड़ा गया इस समय इस तरह के जहरीले पानी को, ये समझ के परे है। हरियाणा और यूपी यमुना में साफ पानी नहीं छोड़ते, ये बात मानी जा सकती है, लेकिन दिल्ली में भी यमुना वजीराबाद तक तो ठीक दिखती है, लेकिन उसके बाद यमुना में कई तरह के नाले आकर गिरते हैं, जिसके बाद यमुना काली और प्रदूषित नजर आने लगती है। दिल्ली के अंदर यमुना किस तरह से प्रदूषित होती है, ये नंगी आंखों से वजीराबाद में ही दिख जाता है कि कितना नालों का पानी जो है यमुना के अंदर गिर रहा है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये जो है कुछ कुछ समय पर यमुना के अंदर इस तरह के जो झाग हैं, इस तरह का जल प्रदूषण जो है वो दिखता रहता है। जरूरत है राजनीति को किनारे करके एक मजबूत इच्छा शक्ति दिखाने की, वरना यमुना की जो तस्वीरें पहले दिख रही थी और जो तस्वीरें आज दिख रही हैं वो आगे भी यूं ही दिखती रहेंगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन मनोज ठाकुर के साथ शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। देश प्रदेश में आपका स्वागत है, मैं हूं शारिक खान। किसान आंदोलन को लेकर सरकार के रुख की आलोचना अब वो लोग भी कर रहे हैं जो एक तरह से सरकार के साथ हैं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि 600 किसानों की मौत पर सरकार ने एक श्रद्धांजलि तक नहीं दी। पहले जम्मू कश्मीर और गोवा को लेकर मोदी सरकार पर सवाल करने वाले मेघालय के राज्यपाल ने इस बार किसान आंदोलन को लेकर सरकार को घेरा। कहा कि सरकार के पास संवेदना जताने का समय भी नहीं है। देश में इतना बड़ा आंदोलन आज तक नहीं चला है जिसमें 600 लोग शहीद हो गए। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली के नेताओं का शोक संदेश जाता है। मैं तो प्रधानमंत्री जी से मिलने गया तो मैंने उनको कहा कि आप गलतफहमी में हैं, ना तो इन सिखों को हराया जा सकता। 750 के आसपास किसान शहीद हो गए और भारत सरकार की तरफ से एक भी शोक संदेश नहीं आया। तो देश के किसानों को यह लगता है कि शायद जो प्रधानमंत्री हैं वो देश के किसानों के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश को अलग मानते हैं नहीं किसानों को उससे। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ गाजीपुर, टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसान पिछले 11 महीने से धरने पर बैठे हैं। इन किसानों ने कहा कि सतपाल मलिक किसानों की बात कर रहे हैं, पर सरकार को किसानों की परवाह नहीं है। किसानों की सरकार होती, जो किसानों ने चुनी थी सरकार, अगर वो होती तो किसानों की बात सुनी जाती। ये काले कानून वापस होते, एमएसपी पे कानून बनता। देश का किसान तो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है, गेट बंद कर रखे हैं इन्होंने। गेट खोलेंगे अंदर चले जाएंगे, इनसे पूछ लेंगे जाकर के भाई हमने क्या गुनाह कर दिया। अब भी अगर काम कर दो किसान का तो कोई दिक्कत नहीं। और आप भी कहो हमारी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि अब किसान की ज्यादा परीक्षा अच्छी नहीं, ठीक है, उनका काम करिए और इनको हाथ जोड़कर इनका काम करके इन्हें घर भेजिए। केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच 11 दौर बातचीत हुई है, लेकिन सरकार तीनों कानूनों को हटाने को तैयार नहीं है। सतपाल मलिक लंबे समय से किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधते रहे हैं, लेकिन लगता है केंद्र सरकार और विवाद नहीं चाहती, इसलिए उन्हें अनसुना करती रही है। लेकिन अब यह भी लगता है कि अगर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले यह मामला नहीं सुलझा तो सरकार को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। गाजीपुर बॉर्डर से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ की पश्चिमी यूपी की पहली जनसभा में 2013 का मुजफ्फरनगर दंगा छाया रहा। सीएम योगी के अलावा यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने मुजफ्फरनगर दंगों और कैराना में से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उठाया। इन सब के लिए अखिलेश यादव की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। कैराना लौटे परिवार से मिलने योगी उनके घर भी गए। यूपी चुनाव से पहले यह सीएम योगी की पश्चिमी यूपी में पहली जनसभा थी। सभा में 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे छाए रहे। निशाने पे समाजवादी पार्टी और आरएलडी थी। जब मुजफ्फरनगर में 2 निर्दोष नौजवान मारे जाते हैं तब लोगों को जाति नजर नहीं आ रही थी।
जब वहां पर निर्दोष हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे, तब ये जातिवाद की राजनीति करने वाले, तब इनको जाति नजर नहीं आ रही थी। सीएम योगी कैराना में पहले पलायन करने वाले उन 3 परिवारों से भी मिलने गए जो वापस लौटे हैं। 2014 से 2016 के बीच कैराना में माफिया मुकीम काला गैंग की रंगदारी वसूली से तंग आकर कई परिवार यहां से पलायन कर गए थे। हिंदू व्यापारी और अन्य हिंदुओं को व्यापक पैमाने पर प्रताड़ित करके यहां से पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। देश के अंदर ये समाचार काफी सुर्खियों में भी था। मुजफ्फरनगर दंगों में 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 50,000 से ज्यादा बेघर हो गए थे। इसने पश्चिमी यूपी में हिंदू मुस्लिम में बड़ी खाई पैदा की थी। चुनाव के वक्त फिर दंगों के जख्म कुरेदे गए। दंगा कराया मुजफ्फरनगर में, सब जानते हैं दंगा किसने कराया। हजारों लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे कायम करा दिए। जो दंगा कराने वाले थे उन्हें सरकारी विमान में बैठा करके लखनऊ उस समय के मुख्यमंत्री के आवास में ले जाया गया। पूरा सहारनपुर जल गया था। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार फिर आ गई तो गुंडागर्दी यहां फिर बढ़ जाएगी। लोग देश को लूटना चाहते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण का राजनीति करना चाहते हैं, सोचते मेरी सत्ता आ जाए तो गुंडे रोड पर घूमे और शामली के अंदर हर मोहल्ले में गोली चलावें। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन में बड़े पैमाने पे मुसलमानों के शामिल होने से दंगों से पैदा हुई हिंदू मुस्लिम दूरी काफी कम हुई है। कृषि कानूनों की वजह से बड़े पैमाने पे किसान उस इलाके में बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। इससे सपा और आरएलडी अलायंस मजबूत हुआ है। सियासत के जानकार कहते हैं कि यही वजह है कि चुनाव के वक्त 8 साल पुराने दंगे याद किए जा रहे हैं। कैराना में शाहनवाज और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और गुड मॉर्निंग इंडिया के दौरान हमने आपको 2 घंटे में कई सारी खबरें दिखाई। अब हम चाहते हैं कि आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए, जो 5 बड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं उस पोल में हिस्सा लीजिए। बताइए कौन सी खबर है जो आप विस्तार से दिन भर देखना चाहते हैं। तो पहली खबर, भोपाल से अस्पताल में आग, 4 बच्चों की मौत। नंबर 2 पर श्रीनगर में फिर टारगेट किलिंग, सेल्समैन की हत्या की गई। नंबर 3 पर दिल्ली में हवा से लेकर पानी तक सब प्रदूषित। नंबर 4 पर तमिलनाडु में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, हर तरफ तबाही। और आखिर में यानी नंबर 5 पर बिहार से खबर, जहरीली शराब पीड़ित ने किया बीजेपी सांसद का घेराव।